हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल गुरुकुल अंजेगिरी पर। तो जैसा कि हमने पहले लेक्चर में स्ट्रेस इलास्टिसिटी स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में पढ़ चुका है। स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में पढ़ चुका है। इलास्टिसिटी हमने आपको बताया था प्रत्यास्थता, और स्ट्रेस यानी कि प्रतिबल, और स्ट्रेन यानी कि विकृति। तो आज हम बात करने वाले हैं हुक्स लॉ के। हुक यानी हुक के नियम की। हुक्स लॉ, हुक का नियम क्या था? हुक ने अपना एक नियम दिया था इलास्टिक सीमा के अंदर, जब कोई वस्तु इलास्टिक सीमा के अंदर जब कोई वस्तु पर प्रतिबल लगाया जाता है तो वह प्रतिबल जब किसी वस्तु पर प्रतिबल लगाया जाता है तो वह प्रतिबल उसमें उत्पन्न विकृति के समानुपाती होता है, यानी स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। हुक ने अपना एक नियम दिया था कि जब किसी वस्तु पर प्रतिबल लगाया जाता है, वैसे प्रतिबल लगाया तो नहीं जाता, प्रतिबल उसमें उत्पन्न होता है जब हम एक्सटर्नल फोर्स उस पर लगाते हैं। तो हम इसको ऐसे ही बोल देते हैं कि जब किसी वस्तु पर प्रतिबल लगाया जाता है तो उस वस्तु पर उत्पन्न प्रतिबल उसमें उत्पन्न विकृति के समानुपाती होता है। जब किसी वस्तु पर हम ऐसे बोल सकते हैं, जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है, जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है तो उसमें उत्पन्न प्रतिबल उसमें उत्पन्न विकृति के समानुपाती होता है। जैसे स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इलास्टिसिटी, स्ट्रेस और स्ट्रेन हमने आपको बता चुका है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो उसका लेक्चर नंबर 1 आप जरूर देख लीजिए, बिना उसको देखे आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, आपको हमने बताया कि जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है तो उसमें उत्पन्न प्रतिबल उसमें उत्पन्न विकृति के समानुपाती होता है। मतलब जैसे जैसे हम जैसे जैसे प्रतिबल बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे उसमें उत्पन्न विकृति भी बढ़ती जाएगी। अब हम यहां से कांस्टेंट का निशान हटाते हैं, मतलब कि स्ट्रेस इज इक्वल टू हो जाएगा E इंटू स्ट्रेन। अब क्या भैया, ये क्या आ गया? ई हमारा क्या होगा? अब ये कौन सा बवाल फाट पड़ा? तो ई जो होगा हमारा, ई होगा हमारा इलास्टिक कांस्टेंट। क्या? इलास्टिक कांस्टेंट। इलास्टिक कांस्टेंट क्या होता है भैया? प्रत्यास्थता गुणांक जिसको बोलते हैं, या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर इलास्टिक कांस्टेंट, कुछ भी बोल सकते हो, ये कांस्टेंट होता है। ठीक, अब ये कांस्टेंट भी सब चीज़ों के लिए अलग अलग होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कांस्टेंट है तो इसका वैल्यू एक ही हो जाएगी सभी चीज़ के लिए। सभी मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन के हिसाब से ई के मान बदलते रहते हैं। मतलब स्ट्रेस जैसा होगा लॉन्गिट्यूडनल, नॉर्मल, ऐसा मतलब जैसा भी होगा ई का मान बदलता जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ई आ गया हमारा इलास्टिक कांस्टेंट, या फिर इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल, यानी पदार्थ के प्रत्यास्थता का मॉडुलस, मटेरियल। ठीक, इतनी चीज समझ में आई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आगे इसमें हमको क्या पढ़ना है। हुक्स का नियम तो यहीं पर खत्म हो गया, हुक का नियम यहीं पर खत्म हो गया। लेकिन एक चीज और, इलास्टिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या निकल कर आएगी? अगर हमको कहीं पूछ लिया इलास्टिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, तो हम डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन कर देंगे, आ जाएगी हमारी इलास्टिक कांस्टेंट की वैल्यू। ठीक, ये तो सिंपल चीज है, आप खुद से भी निकाल सकते हो। तो अब हमको पढ़ना है मॉडुलस। जैसे आया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल। अब इलास्टिक कांस्टेंट के 3 टाइप्स होते हैं, मतलब 3 तरह का इलास्टिक कांस्टेंट होता है। जैसे 3 टाइप्स का स्ट्रेस और स्ट्रेन होता था, वैसे ही 3 टाइप्स का इलास्टिक कांस्टेंट होता है। तो चलिए बात करते हैं उसके बारे में। तो जो पहला है वो है यंग्स मॉडुलस। क्या? यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस क्या होता है? यंग्स मॉडुलस जो होता है वो जब हम किसी वस्तु पर, किसी चीज पर, किसी भी चीज पर जब हम फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं और वो क्या हो, उसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जब उत्पन्न होता है, तो उसी दोनों के अनुपात को हम यंग्स मॉडुलस बोलते हैं। जैसे मॉडुलस मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब यहीं पर अगर हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लगा दें ऊपर
और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन नीचे लगा दें तो हो गया हमारा यंग्स मॉडुलस। क्या हो गया? यंग्स मॉडुलस। मतलब कि यंग्स मॉडुलस, इसको हम वाई से डिनोट करते हैं, आप लोग ध्यान देंगे, वाई से इसको डिनोट करते हैं। यंग्स मॉडुलस इक्वल टू होता है हमारा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन तो होता ही है, लेकिन अब यहां पर आ जाएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक, यंग्स मॉडुलस ये होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक, अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का फार्मूला क्या होता है? y इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्ट्रेस का आप हमेशा ध्यान रखिएगा AF अपॉन A होता है, लेकिन स्ट्रेन का फार्मूला बदलता रहता है। लॉन्गिट्यूडनल की यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा L अपॉन L। अब यहां से जब रियल ऊपर चला जाएगा और डेल्टा L नीचे ही रहेगा तो क्या हो जाएगा? F इंटू L अपॉन A इंटू डेल्टा L। इतनी चीज समझ में आई? इतनी चीज समझ में आई आपको यंग्स मॉडुलस के बारे में? यंग्स मॉडुलस का फार्मूला हमारा क्या निकल कर आया? y इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल। अब क्वेश्चन में एक चीज ध्यान देना कि f की वैल्यू कहीं कहीं पर दी नहीं रहती। f की वैल्यू ना देकर हमको वहां पर केवल मास दे दिया रहता है। अब मास दे दिया रहेगा तो हम f इज इक्वल टू क्या रखेंगे? वहां पर f इज इक्वल टू रखेंगे m इंटू जी। ठीक, f इज इक्वल टू m इंटू जी रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा फार्मूला? y इज इक्वल टू एम जी एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल। ये हो गया हमारा फार्मूला। यंग्स मॉडुलस का फार्मूला क्या आ गया? एम जी एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल। तो चलिए अब बात करते हैं सेकंड टाइप्स की, जो है बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस क्या होता है? तो जो बल्क मॉडुलस होता है, जब हम किसी चीज पर, आप लोगों से हम एक क्वेश्चन पूछते हैं कि जब किसी चीज पर हम नॉर्मल स्ट्रेस लगाते हैं तो उसमें किस प्रकार की स्ट्रेन उत्पन्न होता है, किस प्रकार की विकृति उत्पन्न होती है। जब किसी चीज पर नॉर्मल स्ट्रेस लगाते हैं तो उसमें किस प्रकार की विकृति उत्पन्न होती है। विकृति भी 3 टाइप्स की होती है। तो जब हम किसी चीज पर नॉर्मल स्ट्रेस लगाते हैं तो उसका आयतन चेंज हो जाता है, यानी कि उसमें वॉल्यूम स्ट्रेन उत्पन्न होती है। वॉल्यूम स्ट्रेन उत्पन्न होती है मतलब आयतनात्मक विकृति उसमें उत्पन्न होती है। नॉर्मल स्ट्रेस पर आयतनात्मक विकृति उत्पन्न होती है, तो यहाँ पर नॉर्मल स्ट्रेस के साथ वॉल्यूम स्ट्रेन लेंगे। तो जो बल्क मॉडुलस होता है वो नॉर्मल स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेन के अनुपात के बराबर होता है। मतलब इसको हम K से डिनोट करते हैं, आप लोग ध्यान देंगे, K से इसको हम डिनोट करते हैं और K इक्वल टू हो जाता है हमारा नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेन ये होता है हमारा बल्क मॉडुलस। अब नॉर्मल स्ट्रेस का फार्मूला तो वही होता है F अपॉन ए, और वॉल्यूम स्ट्रेन को हम डेल्टा V अपॉन V से दिखाते हैं। अब क्या हो जाएगा? F इंटू V अपॉन ए इंटू डेल्टा V। ठीक, ये हो गया हमारा F इंटू V अपॉन ए इंटू डेल्टा V। अब ये F की वैल्यू फिर से वही आप कर सकते हैं, लेकिन एक चीज और बता दें कि यहाँ पर जो K है बल्क मॉडुलस, इसके अगर हम व्युत्क्रम कर दें, मतलब इसको नीचे कर दें, तो इसको हम बोलते हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी। कॉम्प्रेसिबिलिटी आप लोग ध्यान देंगे, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि कॉम्प्रेसिबिलिटी किसे कहते हैं। तो बल्क मॉडुलस के द इनवर्स ऑफ बल्क मॉडुलस इज नोन एज कॉम्प्रेसिबिलिटी, यानी कि कॉम्प्रेसिबिलिटी अगर निकालने को आया तो हम इसी को उल्टा कर देंगे। ठीक, इतनी चीज समझ में आई। तो अब चलिए बात करते हैं थर्ड टाइप्स की, जो कि है हमारा क्या? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो चलिए बात करते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बारे में, और उसको किससे डिनोट करते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में जानते हैं। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है वो टेंजेंशियल स्ट्रेस या फिर शेयरिंग स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेन के अनुपात के बराबर होता है। मतलब इसको हम ईटा से दिखाते हैं। क्या बोला हमने? शेयरिंग स्ट्रेस एंड शेयरिंग स्ट्रेन के अनुपात के बराबर होता है। शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन के अनुपात के बराबर होता है। शेयरिंग स्ट्रेस को किससे दिखाते हैं? स्ट्रेस को तो हमेशा F अपॉन ए से ही दिखाते हैं, लेकिन शेयरिंग स्ट्रेन को हम थीटा से दिखाते हैं। किससे? थीटा से। क्या हो जाएगा? ईटा इज इक्वल टू F अपॉन ए थीटा।
अब थीटा की एक वैल्यू भी होती है x अपान एल, जब हमने आपको फिगर बनाकर समझाया था तो वहां पर आपको समझ में आया था। क्या हो जाएगा f अपान ए एक्स अपान एल, एल ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा ईटा इज इक्वल टू एफ एल अपान ए एक्स। ये आ गया हमारा ईटा का मान, यानी कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की वैल्यू आ गई। ठीक, तो आज का हमारा लेक्चर बस यहीं तक था, और आज हम आपको बस यही इतना बताने के लिए आए थे। तो आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में आपको पॉइजन रेशियो और उसका डिटर्मिनेशन, ये सब की चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगी। तो तब तक के लिए वीडियो को स्किप मत करिएगा और वीडियो को लगातार देखते रहिएगा, ताकि आपका भी कोर्स लगातार कंप्लीट होता रहे। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।